नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और जो वीडियो आप लोगों को भेजा जा रहा है बच्चों, उसे आप सभी देख रहे होंगे। मेरा मानना यह है बच्चों कि जब हम किसी एक काम को पहली बार करते हैं, खासतौर पर पढ़ने का काम जब हम पहली बार करते हैं तो हमें कम हम बहुत कम ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे दोहरा लेते हैं तो लगभग आधा मामला हमारा ठीक हो जाता है। और जैसे ही हम उसे तीसरी बार पढ़ते हैं वैसे ही सारा मामला ठीक हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सामान्य तौर पर अगर हम पढ़ाई के नज़रिए से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कम से कम किसी एक चीज़ की 3 आवृत्ति लगानी ही चाहिए जो थोड़े थोड़े अंतराल पे हो। तो एक बार तो हम सब ये वीडियो देख ही रहे हैं। मेरा मानना है कि आप कुछ दिनों बाद इसे फिर से देखें, और यदि इसे नहीं देखना है तो आप कम से कम प्रश्नोत्तर वगैरह कॉपी में लिख लें, नोट्स बना लें, और कम से कम किताब को ही 1 से 2 बार इस पाठ को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो एक आवृत्ति तो आपकी हो ही गई। कुछ ही दिनों के बाद लगभग 10 से 15 दिनों के बाद जब आप इस पाठ के बारे में सोचें कि अरे फला पाठ में क्या था, तो उसी समय आप इसे दोबारा एक बार और पढ़ लें। तो जब आप इसे दोबारा पढ़ लेंगे तो वीडियो में मेरी कही गई बात और आपकी सुनी गई सारी बातें आपको याद आने लगेंगी। और उसके बाद फिर परीक्षा से जो आपको समय मिलता है परीक्षा की तैयारी के लिए, उसमें आप एक बार और बार पढ़ लें। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप में थोड़ी सी भी अच्छी समझ है तो आप चीजों को भूलेंगे नहीं। इसलिए मेरा जो एक अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, उसमें मैं ये बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप किसी चीज का वाचन 3 बार करते हैं, पढ़ते हैं 3 बार, तो वो आपके ग्रिप में आ जाता है, आपके नियंत्रण में वो चीजें आ जाती हैं। तो चलिए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। और आज मुझे लगता है कि आप सभी बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए कि जॉर्ज पंचम की नाक लगी कि नहीं लगी, और नाक लगी तो मसला कैसे हल हुआ, और इसके लिए क्या कुछ तरीके अपनाए गए, अखबारों की क्या भूमिका रही, इन सब पर हम बातचीत करने वाले थे। तो अब हम बातचीत शुरू करते हैं अपनी। ठीक है बच्चों, पिछली दो जो कक्षाएं हुई उनमें हमने जो कुछ भी समझा वो ये था कि जॉर्ज पंचम की नाक कट गई है। जॉर्ज पंचम की इज्जत करने के लिए भारत देश की जनता तैयार नहीं है, और किसी भी तरह से जॉर्ज पंचम की इज्जत करवाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय प्रशासनिक तंत्र की ओर से, और उसके लिए भारतीय प्रशासनिक तंत्र कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। मूर्तिकार को बुलाया गया, कहा गया कि आप ही इस टूटी हुई मूर्ति की नाक जोड़िए, अर्थात ये जो टूटी हुई प्रतिष्ठा है इसे ठीक करिए। तो सवाल ये उठा कि पत्थर जिस क्वालिटी का पत्थर है, जिस गुणों से युक्त यह पत्थर है, वैसा ही पत्थर हमें लाना होगा। तो वह पूरे देश में घूमता है और हमारे नेताओं की जो लाट है उनके पत्थरों से जॉर्ज पंचम की लाट के पत्थर की तुलना करता है, और पाता है कि सारे पत्थर इससे श्रेष्ठ निकलते हैं और सबकी नाक इससे बड़ी निकलती है। इसके बाद बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे, जब उनकी लाट के सामने पहुंचकर और उनके नाक से मिलान करता है जॉर्ज पंचम के पत्थर के नाक की, तो बच्चों की भी जो नाक है वो जॉर्ज पंचम की जो तुच्छ सी नाक है उससे बड़ी निकलती है। तो बड़ा हताश, निराश, परेशान मूर्तिकार वापस दिल्ली आ जाता है और सारे हुक्मरानों को बता देता है। यहाँ तक हमने छोड़ा था, और हमने ये देखा कि किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं, सड़कें खुद ही बड़ी खूबसूरत हो गई, नाजनीनों की तरह महलों ने और बड़े घरों ने श्रृंगार किया और लीपा पोती हुई, और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट हो गया और सब कुछ था मगर नाक नहीं थी। तो यहीं पर हमने पाठ को छोड़ा था। तो अब हम इसी के आगे पढ़ना शुरू करते हैं, और आप सभी बहुत ध्यान से मिलाइए। मैं आपको बता दूं कि ये है पृष्ठ क्रमांक 14 का 1-2 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे।
तीसरे पैराग्राफ से हमें शुरू करना था। तो चलिए मैं तीसरे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करता हूं और आपसे भी मिलाइए और समझिए। राजधानी में सब तैयारियां थीं, जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, मतलब क्या, इसका प्रतीक क्या निकलता है? क्या मूर्ति को धोया गया था? मूर्ति को धोने की बात नहीं है। मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूं कि लाट जो है वह एक संकल्पना है, एक कल्पना है। वास्तव में यह लाट जॉर्ज पंचम की इज्जत है ना, जो भौतिक रूप में दिखाई नहीं दे रही है। मूर्ति हमने उसे कल्पना के रूप में मान लिया है। तो जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, इसका मतलब यह है कि जॉर्ज पंचम की इज्जत को उभारने के लिए, जॉर्ज पंचम की इज्जत को जनता में स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। अब ये कई तरह के प्रयास हो सकते हैं। उनके कारनामों के बारे में जनता को बताना, यह बताना कि व्यक्तिगत जीवन में वो बड़े ही उदार हैं, यह बताना कि नहीं नहीं जॉर्ज पंचम बहुत महान राजा हैं, यह बताना कि नहीं नहीं अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, यह बताना कि जॉर्ज पंचम गरीबों के मसीहा हैं। इन सभी बातों को बता करके जॉर्ज पंचम की इज्जत को स्थापित करने की कोशिश की गई। इसे ही लेखक लिखते हैं, कमलेश्वर लिखते हैं कि जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, उसे रोगन लगाया गया। रोगन तेल को कहते हैं। वैसे रोगन बादाम का जो तेल होता है बच्चों, उसे ही हम रोगन के रूप में जानते हैं, लेकिन रोगन मतलब तेल। तो उसे मूर्ति में मल मल करके और पॉलिश की तरह उसे इस्तेमाल करके और मूर्ति को और ज्यादा चमकाया गया। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि खूब प्रयास किए गए कि जॉर्ज पंचम की इज्जत चम चम चमकने लगे, और ऐसा किया भी लोगों ने और सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर भी अंत में सवाल यही रहा कि नाक नहीं थी। एक बहुत बड़ी जनता, एक बहुत बड़ा जन समूह का एक वर्ग जॉर्ज पंचम की इज्जत करने को तैयार नहीं था, जो वहां उपस्थित था। अब कैसे उससे इज्जत कराई जाए? सब कुछ करके देख लिए, जॉर्ज पंचम को नहला धुला कर चमचमा दिए, लेकिन सब कुछ था, नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। अब ये बात फिर बड़े लोगों तक पहुंच गई कि भाई सब कुछ कर दिया गया, लेकिन नाक का मसला अब तक हल नहीं हुआ। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी ही नाक कटाने वाली बात हुई। अब सवाल यह हो गया कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लग पाई, अगर जॉर्ज पंचम की इज्जत को पुनः स्थापित नहीं कर सके, अगर रानी को ऐसा हम नहीं दिखा सके कि जॉर्ज पंचम के सामने हम पीछे चले जा रहे हैं, हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत मतलब ये समझिए कि हंसी उड़ने की बात है, पूरी दुनिया में हंसी उड़ेगी हमारी। तो दिल्ली की भी नाक की बात थी कि कैसे अब हम जॉर्ज पंचम की नाक को जोड़ें और दुनिया में अपनी नाक बचाएं। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। लेकिन मूर्तिकार हारना नहीं चाहता था, क्योंकि कलाकार होते हुए भी वह पैसे से लाचार था। मैंने इसकी एक व्याख्या की थी बच्चों कि आमतौर पर यह माना जाता है कि कलाकार, संस्कृति कर्मी, साहित्यकार, इन सभी लोगों का सामाजिक सरोकारों से बहुत गहरा जुड़ाव होता है। वे असामाजिक कार्यों को बहुत तरजीह नहीं देते। वे ऐसे कामों को बिल्कुल करना नहीं चाहते जिससे सामान्य जन को किसी तरह की कोई तकलीफ हो, या समाज या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो समाज की मान्यताओं के खिलाफ हो, है ना। यहाँ पर मैं ऐसी मान्यताएं नहीं कह रहा हूं जो समाज को पीछे ले जाती हैं। समाज की अच्छी मान्यताएं या समाज की जो संस्कृति है उसके साथ कलाकार खड़े होते हैं। तो फिर यहाँ चित्रकार अपनी मूल जो उसकी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ काम कर रहा है। वो हुक्कामों के साथ मिल गया है, प्रशासनिक तंत्र के साथ मिल गया है काम करने के लिए, नाक काटने तक के लिए तैयार हो गया है। वो ऐसा कलाकार है, मूर्तिकार है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ पर कमलेश्वर कलाकारों की दरिद्रता की ओर भी इशारा करते हैं
कि हमारे देश में कलाकारों की इतनी खराब स्थिति है कि यदि कोई कलाकार अपनी कला की साधना करता भी है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात चलते रहता है कि भोजन कैसे चलेगा। ठीक है ना। इसीलिए बड़े बड़े साहित्यकारों और कलाकारों को हम काफी फाका मस्ती के दौर से गुजरते हुए देखते हैं। तो फिर वही बात कि लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। अब ये एक अंतिम विचार उसके दिमाग में आया है और देखते हैं कि यह क्या है। एक हैरत अंगेज और सामान्य विचार नहीं, एक बहुत ही खतरनाक विचार उसके दिमाग में आया। और वो क्या कहना चाहता है? एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था और उसने पहली शर्त दोहराई। क्या पहली शर्त दोहराई? कि किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, अखबार वालों को तो बिल्कुल भी नहीं खबर होना चाहिए। और उसने पहली शर्त दोहराई, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। फिर से चपरासी को बुलाया गया, दरवाजे बंद कराए गए और ये कहा गया कि खबरदार आसपास कोई ना आए, किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, हम एक नई योजना बनाने जा रहे हैं। तो मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। चूंकि नाक लगाना जरूरी है, इसलिए अब कोई विकल्प नहीं बचता। अब ये विकल्प बचता है कि हमारे देश में जो 40 करोड़ जनता है, उस समय जो भारत की जनसंख्या थी बच्चों, वह लगभग 40 करोड़ थी। तो मूर्तिकार कह रहा है कि अब यही एक उपाय बच गया है कि किसी जिंदा आदमी की नाक, जिसकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती हो, उसे काट कर लगा दिया जाए। यही एक उपाय है। इससे एक आदमी मरेगा ही, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जॉर्ज पंचम की नाक तो लग जाएगी। अब ये देखिए कितना खतरनाक मामला है। मतलब कमलेश्वर इस पंक्ति को यूं ही नहीं लिख रहे हैं बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि या तो हम इस पंक्ति को यूं ही छोड़ करके आगे चले जाएं कि हाँ ठीक है, एक नाक लगाने का मामला है, किसी भी व्यक्ति का नाक काट के लगा देने की बात मूर्तिकार कह रहा है, लेकिन हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। इस पंक्ति को कमलेश्वर क्या सोच के लिखते हैं? वो ये सोच के लिखते हैं कि प्रशासनिक तंत्र को अगर जरूरत पड़ी तो वह जनसंहार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगर प्रशासनिक तंत्र को जरूरत पड़ी तो वह अपनी ही जनता पर गोली चलाने से भी नहीं हटेगा। नाक काटने की बात क्या है कि किसी भी जिंदा व्यक्ति की नाक क्या यूं ही काट के लगा दी जाएगी? कमलेश्वर यहां आकर के बात कर रहे हैं बच्चों, इस प्रतीक को समझिए आप लोग कि कितना खतरनाक मामला होता है प्रशासन तंत्र का। प्रशासन तंत्र कहां तक जा सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रशासन तंत्र में जो लोग काम करते हैं वो समाज के सबसे अच्छे लोग माने जाते हैं। तो यहां जाकर के कमलेश्वर बात कर रहे हैं कि मूर्तिकार यह सुझाव देता है कि किसी जीवित व्यक्ति को पकड़कर उसकी नाक काट ली जाए और उसकी नाक जॉर्ज पंचम को लगा दी जाए। देखिए, चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। पेन ड्रॉप साइलेंस। अब भाई जान मारने की बात है, जीवित व्यक्ति के नाक काटने की बात है। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। कुछ देर तक तो एकदम खामोशी थी, लेकिन भाई कोई ना कोई जवाब तो देना था। तो सभापति ने जोर से सांस लिया और उसके बाद कहा, क्या कहा? कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। सभापति ने जब सबको देखा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो मूर्तिकार को लगा कि कहीं ये मौका भी हाथ से न निकल जाए, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी।
और धीरे से बोला। क्या बोला मूर्तिकार? आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। यहां पर कमलेश्वर ये बता रहे हैं कि एक कलाकार भी कहां तक जा सकता है। वह व्यक्ति जो अपने आप को समाज का निर्माता कहता है, वह व्यक्ति जो ये कहता है कि वह कला और संस्कृति का संरक्षक है, वह कहां तक गिर सकता है अगर वह गिरना चाहे तो। नहीं तो क्या जरूरत थी कमलेश्वर इस बीच में मूर्तिकार को क्यों लेकर के आते? मूर्तिकार को एक पात्र क्यों बनाते? बिना मूर्तिकार के भी कहानी हो सकती थी कि वो काम जो है आपस में ही तय कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कमलेश्वर एक कलाकार को बीच में लेकर के आ रहे हैं। शायद वो ये दिखाना चाहते हैं या ये भी दिखाना चाहते होंगे कि जीवन में अभाव कितना बड़ा चीज है कि लोग किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और खास तौर पर कलाकार को बता रहे हैं कि कितनी बड़ी विभीषिका है उसके जीवन में, कितना अभाव है उसके जीवन में कि वो यहां तक गिरने के लिए तैयार हो गया है। तो आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं। यहां पर आप कलाकार से सहानुभूति भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या किसी की जान मारने के लिए तैयार हो जाना, कितनी भी जरूरत पड़े, आप क्यों किसी की जान लेंगे, किसी की नाक क्यों काटेंगे? तो यहाँ पर कमलेश्वर जो है वो बिल्कुल रोष के साथ दिखाई देते हैं कि इस कलाकार को देखो ये कहां तक जाने के लिए तैयार हो गया। तो सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपके सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अब तो बहुत आसान हो गया। हुक्कामों को लगा, प्रशासनिक लोगों को लगा कि भाई हमें तो करना नहीं है, करेगा तो मूर्तिकार, हमें तो सिर्फ व्यवस्था बनाना है। तो लोगों ने आपस में बातचीत की और कहा कि भाई ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाना तो बहुत जरूरी है। फिर उन लोगों ने इजाजत दे दी। अब इजाजत दे दी तो अब 40 करोड़ लोगों में से मूर्तिकार को नाक चुनना था और वो बहुत मेहनत किया और नाक चुन लिया। अब देखिए क्या होता है। अब अखबारों में छपा, राजा आया चला गया, अखबारों में छपा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। अब देखिए फिर अखबार क्या कर रहा है। अखबार ये असलियत नहीं बता रहा है कि नाक कैसे मसला हल हो गया, किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट कर लगाई गई है। अखबार ये नहीं बोल रहे हैं। अखबार क्या कह रहे हैं? अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही। अखबारों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वो भी फंसना नहीं चाहते थे इन सब मामलों में। लिखा उन्होंने कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की जो लाट है उसका नाक जो है वो लग जाएगा। नाक मिल गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। अब देखिए यहाँ पर जो रूपकात्मक बात कह रहे हैं कमलेश्वर, कह कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है। कह रहे हैं कि नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हो गई। अब किसी भी तरह से इज्जत का मामला जब सुलझ गया तो हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई, मतलब सेना उतार दी गई कि कैसे इज्जत नहीं करोगे। यही ना मतलब हुआ नाक लगने का। नाक लगने का मतलब ये क्या हुआ कि जनता से जबरदस्ती इज्जत करवाने के लिए सेना को अधिकार दे दिया गया। सेना जो है हथियार लेकर के सड़कों पर उतर गई कि आओ करके देखो, उसके बाद हम बताते हैं तुमको। तो वही बात है, नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। ये तालाब क्या है बच्चों? ये तालाब गरीब लोगों की, दरिद्र लोगों की, भूखे नंगे लोगों की बस्तियां हैं,
जिसे हटा दिया गया और उसे साफ किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई। रबाब मतलब तालाब में जो गंदी मिट्टी होती है उसको निकाला जाता है, तो बोलते हैं रबाब। तालाब की सफाई जब करते हैं 20-25 साल में एक आध बार तालाब की सफाई होती है, तो तालाब के तले में जो कचरा बैठा होता है उसे रबाब कहते हैं। तो रबाब निकाली गई, मतलब क्या, बहुत ही गहराई से सफाई की गई। और बहुत ही गहराई से सफाई की गई का मतलब आप समझ लीजिए कि जितने लोग भी जॉर्ज पंचम के विरोध में खड़े थे उन सबको वहां से हटा दिया गया। एक भी विरोध का स्वर सुनाई नहीं देना चाहिए। और वह कौन कर रहा है? यह फौज कर रही है, सेना कर रही है, हथियारबंद पहरेदार। तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। और ताजा पानी भरा जाना था, पुराना पानी हटा के ताजा पानी भरा जाना था। मतलब समझिए, पुराने लोगों को वहां से हटा करके और ऐसे लोग जो जॉर्ज पंचम की इज्जत करने के लिए तैयार हो गए थे उन्हें वहां ला करके बसाया जाना था, ताकि जॉर्ज पंचम की नाक सूखने न पाए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये कि पुराने लोग रहते तो फिर से विरोध करते, तो जो नाक लगी थी वो फिर से सूख जाती। तो पुराने लोगों को हटा करके नया पानी भरा गया, मतलब नए लोगों को लाया गया ताकि यह नाक बची रहे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी और ये सब किया जा रहा है, आम जनता को इसकी खबर नहीं थी। सिर्फ सीधे सीधे जो लोग प्रभावित हो रहे थे वही इसको भोग रहे थे, क्योंकि अखबार भी चुप थे। भाई यहां से 50 किलोमीटर दूर जो सूचना तंत्र है वह अखबार ही है ना। उस समय तो अखबार ही था, मोबाइल और व्हाट्सएप का जमाना तो था नहीं कि आपने फट से फोटो खींचा और व्हाट्सएप कर दिया और जो भी सही झूठ है आपने फैला दिया। उस समय तो अखबार और रेडियो ही सूचना तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय माध्यम माने जाते थे। तो जब अखबार कुछ नहीं बोल रहा है तो दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि देश में इंडिया गेट पर क्या चल रहा है? हाँ, सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थीं। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था और मूर्तिकार भी परेशान था कि भाई मुझे नाक खोजना है, चाहे जैसे भी खोजूं। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। भाई जिंदा नाक लाना है तो कुछ और मदद चाहिए। अब कैसी मदद चाहिए? अकेले तो वो किसी आदमी को पकड़ के उसका नाक काट नहीं सकता, तो हो सकता है उसको उसके साथ कुछ फौज, सिपाही, कुछ पहरेदार, कुछ ऐसे लोग, बाहुबली लोग गए हों जो एक आदमी को पकड़े हों और उसका नाक मूर्तिकार काटा हो, है ना। तो वही बात है कि जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दे दी गई। अनुमति दे दी गई तो फिर मदद तो दे ही दी जाएगी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और ये सारी सुविधा इस हिदायत के साथ दी जा रही थी कि एक दिन, जिस दिन नाक लगना चाहिए, जिस दिन रानी को आना है, उस दिन किसी भी कीमत पर नाक लग जानी चाहिए। चाहे जो सुविधा लेना है ले लो, चाहे जितने लोगों को मारना है मारो, लेकिन नाक लग जाना चाहिए। और वह दिन आया और वो दिन आ गया, रानी आ गई, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। मूर्तिकार किसी एक आदमी का नाक काट के ले आया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। ऐसा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, मतलब कि हमारे यहाँ की जो नाक है वह पत्थर की नाक नहीं है। वह नाक, उस नाक में जान है, उस नाक में इज्जत है, उस नाक में प्रतिष्ठा है। इसलिए अखबार ये कह रहे हैं कि ऐसी नाक लगाई गई है जो पत्थर की नहीं है। चलिए कम से कम अखबार इतना कहे तो कि जॉर्ज पंचम के नाक लग गई है, लेकिन वह नाक कतई पत्थर की नहीं है, वह एक जिंदा नाक है। मतलब अखबार ये मानने के लिए तैयार है
कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है वह पत्थर की नहीं है, वह जिंदा नाक है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। अखबार उस दिन कुछ ऐसा किए कि गौर करने लायक एक बात छपी थी। एक बात छपी नहीं थी, एक बात हो गई थी। वह क्या बात थी? उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा। क्या कहना चाह रहे हैं कमलेश्वर? कमलेश्वर ये कहना चाहते हैं कि आमतौर पर जिन खबरों से अखबारें भरी पड़ी रहती हैं, वे खबर उस दिन अखबार में नहीं थे। मतलब कहीं न कहीं से अखबार भी इस घटना पर बेहद दुख और रोष व्यक्त कर रहे थे। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। हो सकता है कि अखबार का भी जमीर जग गया हो, अखबार वालों को भी लगा हो कि भाई अंततः है तो देश हमारा और देश के लोग भी तो हमारे ही हैं, तो इतना बड़ा अत्याचार हम कैसे सहें। विरोध नहीं कर सकते लेकिन खबरें नहीं छापेंगे, ये तो कर ही सकते हैं। तो अखबारों ने अपनी तरह से विरोध जताया इसका। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था कि सारे अखबार खाली थे। क्या हो गया था देश में कि सारे अखबार खाली थे? नाक तो सिर्फ एक चाहिए था। इसका मतलब कि कहीं बहुत सारे लोग तो नहीं मारे गए। एक नाक के चक्कर में कहीं बहुत सारे लोग तो नहीं मारे गए, क्योंकि अंत में कमलेश्वर लिख रहे हैं कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सारे अखबार खाली थे। अंत की 3 पंक्तियों को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे, पाठ को पढ़ने का कोई आशय नहीं रह जाएगा। अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। भाई नाक तो एक ही चाहिए थी और वो भी मूर्ति के लिए। तो ऐसा क्या हो गया था कि अखबार खाली थे? सवाल ये है, क्या मूर्तिकार जिन लोगों को अपने साथ ले गया था जीवित नाक खोजने के लिए, उसने कई लोगों को मार दिया? क्या कोई जनसंहार हो गया? क्या मामला हो गया आखिर? नाक तो एक ही चाहिए थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि सारे अखबार चुप थे? तो बच्चों, बहुत ही जबरदस्त पाठ है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह जो पाठ है वह सिर्फ जिस समय कमलेश्वर लिख रहे हैं उस समय के लिए नहीं है। यह पाठ हर जगह हर समय प्रासंगिक है। आप थोड़े और बड़े होंगे, जब आप अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए सजग हो जाएंगे, सजग होने लगेंगे और चीजों का विश्लेषण करना सीख जाएंगे, तो आपको लगेगा कमलेश्वर का यह पाठ जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो एक नई दृष्टि दे जाएगी, एक नई दृष्टि मिल जाएगी आपको। तो यह पाठ बहुत ही जबरदस्त है। देखिए बच्चों, हमें किसी पाठ को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें उसे पढ़कर परीक्षा देना है और उसकी तैयारी करनी है। बेशक आपका अंतिम लक्ष्य परीक्षा देना है और बेशक आपका अंतिम लक्ष्य परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करना है, लेकिन पढ़ाई क्या सिर्फ नंबर प्राप्त करने के लिए होती है? पाठ इसलिए लिखे जाते हैं कि आपके भीतर परिवर्तन आ सके, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो सके, आपका दृष्टिकोण बड़ा हो सके, और जब आप उस दृष्टिकोण से परीक्षा दें तो आपको अच्छे नंबर मिले। तो ये पाठ यहीं समाप्त हो गया। आप इस पाठ के बारे में सोचिए जरा, एक बार अपने से खुद भी पढ़िए, और हमारे पास कुछ समय शेष है तो मुझे लगता है कि इस पाठ से उठने वाले ढेर सारे सवालात हैं जिस पर मैं समय समय पर आपको बताया ही हूँ कि यहाँ से सवाल उठ सकता है। तो सीधे प्रश्न और अभ्यास पर आते हैं और कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चाएं करते हैं बच्चों। देखिए, पहला ही प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है?
सरकारी तंत्र में नाक लगाने को लेकर के जो एक तड़प दिख रही है, एक चिंता दिख रही है, एक उथल पुथल दिख रही है, वह सरकारी तंत्र की किस मानसिकता को उजागर करता है। तो आप लिखेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर सरकारी तंत्र में जिस तरह का उथल पुथल हम देख रहे हैं, वह सरकारी तंत्र की एक ऐसी मानसिकता को उजागर करता है जैसा नहीं होना, जैसी मानसिकता सरकारी तंत्र को शोभा नहीं देती। सरकारी तंत्र गुलाम मानसिकता का दिखाई दे रहा है। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजों के प्रति जो एक भक्ति है, अंग्रेजों के प्रति एक जो आस्था है, वह अभी तक सरकारी तंत्र से गई नहीं है। अंग्रेजों को लगता है कि हमारे देश का जो प्रशासन है, सरकारी तंत्र के लोगों को लगता है कि हमारे देश का जो प्रशासन है वह अंग्रेजों की देन है और हमें उसका भक्त होना ही चाहिए। हमें अंग्रेजियत का प्रभाव सरकारी तंत्र पर दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह से सरकारी तंत्र उसको बनाकर रखे रहने में भरोसा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी तंत्र के सारे अफसरान अंग्रेजों के गुलाम अभी भी हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा है कि भारत देश आजाद हो गया है और जॉर्ज पंचम की इज्जत और प्रतिष्ठा से हमें कम से कम इस कीमत पर तो कुछ नहीं लेना देना है, जबकि किसी की जान लेनी पड़ जाए या जिंदा नाक लगानी पड़ जाए। तो भारतीय प्रशासनिक तंत्र बेहद गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा सोचकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? पहले हम इस पर चर्चा करें। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी एलिजाबेथ का पोशाक था। उसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि रानी अपने जिन जिन उपनिवेशों में जाने वाली हैं, वहां पर उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उनका परिधान हो, और यह सारी जिम्मेदारी उनके दर्जी पर है। अगर परिधान में थोड़ी भी लापरवाही होगी तो महारानी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी महारानी और कैसा परिधान पहन कर आई है। इसलिए महारानी की प्रतिष्ठा का पूरा दारोमदार एक तरह से उनकी दर्जी पर था। इसलिए वह बहुत हैरान और परेशान था। अब पाठ का प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है उसमें क्या है कि उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे, मतलब उसकी परेशानी ठीक है कि नहीं है, इसको आप किस तरह जांचेंगे। तो आप कहेंगे कि उसकी परेशानी बिल्कुल जायज है। अगर दर्जी अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो महारानी का जो परिधान है वह गड़बड़ हो जाएगा, उनके व्यक्तित्व के अनुसार नहीं रहेगा और इस तरह महारानी के प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए इतना बड़ा दारोमदार उसके ऊपर है तो उसका परेशान होना जायज है और लाजमी है। उसे परेशान होना ही चाहिए और उसे अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा प्रश्न। देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? अब ये तो आप भी सोच सकते हैं, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है कि नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए कि जब आपके ही शहर में कोई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आने वाले होते हैं तो शहर को किस तरह सजाया जाता है। तो आप उस हिसाब से लिखिए कि नई दिल्ली देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। हमारे अनुसार नई दिल्ली के काया पलट के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए होंगे। सबसे पहले सड़कों को साफ किया गया होगा। सड़कों के किनारे किनारे जो गंदगी जमी होती है उसे साफ किया गया होगा। सड़कों के किनारे जो चलने का जगह होता है उसे रंग करके उसे चमकीला बनाया गया होगा। फूल पौधे और गमलों से सड़क के दोनों किनारों को सजाया गया होगा। सड़क के किनारे जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं, सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, उन्हें रंग पोत करके उन्हें चमकीला बनाया गया होगा। जगह जगह गेट बंदरवार और तोरण सजाए गए होंगे, भव्य गेट बनाए गए होंगे, है ना। गरीब बस्तियां दिखाई न दें इसलिए दीवार बनाया गया होगा कि आने वाले जो महापुरुष हैं उन्हें धरती की दरिद्रता दिखाई न दे।
यह भी प्रयास किया गया होगा। आसपास के ऐसे लोग जो दिखने में अच्छे नहीं दिख रहे हैं उन्हें वहां से हटाया गया होगा। ये तमाम प्रयास नई दिल्ली का काया पलट करने के लिए किया गया होगा। चौथा प्रश्न देखिए, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आजकल की जो पत्रकारिता है वह चर्चित हस्तियां क्या खा रही हैं, क्या पहन रही हैं, इस पर पूरा अपना दिन भर का कार्यक्रम चलाती है ना। आज फला ने ये पहना, आज फला ने ये खाया, आज फला ने इतने का जूता पहना, आज फला ने ऐसा किया, आज फला ने ये किया वो किया। ये एक पत्रकारिता का चलन शुरू हो गया है। बड़े बड़े समाचार चैनलों में आप देखिए, देश के ख्यातिनाम समाचार चैनलों में इस तरह के काम हो रहे हैं आजकल। तो इसी पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है? तो इस पर दो सवाल हैं। क्या इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? पहला ही सवाल है, ऐसी पत्रकारिता को आप क्या कहेंगे? तो ये आपको सोचना है, क्या आपकी दृष्टि से यह जायज है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इस तरह की पत्रकारिता नहीं कही जा सकती। यह पत्रकारिता का एक खराब रूप है। पत्रकार को समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, समाज को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और पत्रकार को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और पत्रकार का यह फर्ज होता है कि वह जन सामान्य की तकलीफों को अपने समाचार पत्रों या समाचार चैनलों के माध्यम से जनता के सामने रखे। यदि पत्रकार जीवन के और समाज के इन मूलभूत प्रश्नों से अपने आप को अलग कर लेता है तो वहीं पर उसकी पत्रकारिता समाप्त हो जाती है। चर्चित हस्तियां क्या पहन रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या ओढ़ रही हैं, है ना, यह पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो ये जो पत्रकारिता है कि आज फला नेता ने ये पहना, आज फला नेता ने ये खाया, उनकी रेसिपी ऐसी है, वह नाश्ते में ये लेते हैं तो डिनर में ये लेते हैं तो लंच में ये लेते हैं, इसका युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे ख्याल से इस तरह के समाचारों का युवा पीढ़ी पर बहुत खराब असर हो रहा है। युवा पीढ़ी जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं उन पर बनाए गए इस तरह के कार्यक्रमों को देखकर युवा पीढ़ी भी वैसा ही बनना चाहती है। जनप्रतिनिधियों को, बड़े अधिकारियों को, नेताओं को या चर्चित हस्तियों को इतना आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कि जो युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं वे भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके लिए चाहे जो रास्ता इख्तियार करना पड़े वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो युवा वर्ग पर इसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। युवा वर्ग जो है समाज की जो हकीकत है, समाज की जो सच्चाई है, जीवन की जो सच्चाई है उसे नहीं देख पाता है। दरअसल जीवन की सच्चाई कपड़े और खाने में नहीं है, गरीबों की गरीबी में है, दुख और तकलीफों में है। उससे युवा वर्ग अलग हो जाता है, उस सच्चाई को वह जान नहीं पाता और उसके सामने एक जीवन की एक झूठी तस्वीर आ जाती है। इसलिए इस तरह की पत्रकारिता युवाओं के लिए बहुत हानिकारक है। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? ये तो आप पाठ पढ़ेंगे, जो जो प्रयत्न उसने किया उसे आप एक बार फिर से पढ़िए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। ये मैं नहीं बताऊंगा, पूरा पाठ ही मैंने इसी पर बताया है आपको, इसलिए ये उत्तर आप स्वयं लिखें। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। कुछ कुछ वाक्य ऐसे हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत चोट करते हैं, ऐसे वाक्यों को आपको छांट कर लिखना है। आप वो काम स्वयं करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। द्योतक मतलब चिन्ह। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहते हैं कि ये जो पूरी रचना है इसमें नाक जो है वह इज्जत के रूप में उभर कर सामने आया है ना। तो प्रश्न ये कह रहा है
कि ये कैसे हुआ है, नाक इज्जत के रूप में कैसे दिखाई दे रही है, उस पर आप लिखिए। तो आप लिखेंगे, इस प्रश्न को एक बार फिर देखिए। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यहां तक कि यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, इसे लिखिए। आप लिखेंगे कि इस पूरी रचना को पढ़कर हम यह देखते हैं कि नाक लगाने के लिए भारतीय प्रशासनिक तंत्र एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। हम यह भी देखते हैं कि वह नाक जब लगती है तो किसी जीवित व्यक्ति की नाक लगती है, यानी यहां तक जाने के लिए भारतीय प्रशासनिक तंत्र तैयार है। इसका मतलब यह है कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र किसी भी तरह से अपनी इज्जत बचाना चाहता है, अपनी भी इज्जत बचाना चाहता है, और जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की जो बात है वह जॉर्ज पंचम की इज्जत की तरफ भी इशारा करता है। तो वह जॉर्ज पंचम की भी इज्जत बचाना चाहता है। दूसरी तरफ जो सामान्य जनता है वह नाक को लेकर के बहुत सजग है, वह जॉर्ज पंचम की नाक को काट देती है। सामान्य जनता जॉर्ज पंचम की नाक इज्जत नहीं करती, इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक कट गई है। तो यहां पर भी हमें नाक इज्जत के रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए इस संपूर्ण रचना में नाक इज्जत के प्रतीक के रूप में सामने आया है। ठीक है बच्चों। आठवां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की नाक की लाट पर किसी भी भारतीय नेता की नाक फिट नहीं बैठती, यहां तक कि छोटे बच्चों की भी नाक फिट नहीं बैठती। इससे लेखक यह संकेत करना चाहता है कि जॉर्ज पंचम की नाक इतनी तुच्छ है कि उसकी नाक से हमारे नेताओं की नाक बहुत ही श्रेष्ठ है। यहां तक कि भारतीय बच्चों की नाक भी, भारतीय बच्चों की भी इज्जत और प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम की इज्जत और प्रतिष्ठा से काफी ऊपर है। ठीक है बच्चों। 9वां प्रश्न, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को बहुत ही बेचैनी के साथ प्रस्तुत किया, और आप वही पंक्ति लिखेंगे कि अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। और फिर अखबारों ने ये कहा कि सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और उस दिन अखबारों में किसी भी तरह के सामाजिक कार्यों की खबर नहीं छपी। अखबार खाली थे, सिर्फ यही 2 खबर छपे हुए थे। इसमें वो पंक्तियां लिखी हुई हैं, आप वहां से उन पंक्तियों को देख सकते हैं। नई दिल्ली में सब कुछ था, नाक नहीं थी। मैंने इस पर बहुत चर्चा किया है बच्चों। वीडियो क्रमांक 1 में आप देखेंगे, मैंने इस पर बहुत विस्तार से बातचीत की है। उसी का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। मतलब सब कुछ है, पर्यावरण अच्छा है, वातावरण ठीक है, घर चमक रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं, सुंदर हैं, नेता की आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ इज्जत नहीं है। प्रशासनिक तंत्र की भी इज्जत नहीं है, लॉर्ड की जो जॉर्ज पंचम की भी इज्जत नहीं है, और वहां की जो भारतीय जनता है उसकी तो इज्जत है ही नहीं है। वह तो अपने इज्जत के लिए संघर्ष भी कर रही है। और 11वां प्रश्न है बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? मुझे ऐसा लगता है कि अखबारों को अंततः अपने कर्तव्यों की याद आई होगी। अखबारों को ऐसा लगा होगा कि सिर्फ रुपया पैसा कमाने से अलग हटकर पेशे के प्रति भी एक ईमानदारी होनी चाहिए। इसलिए हो सकता है कि अखबारों के कार्यकर्ताओं का जो जमीर है वो जग गया हो, उनके भीतर की आत्मा जग गई हो, और वे इस घटना को आसानी से लिख नहीं पा रहे हैं, आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। उनके भीतर भी एक दुख है, एक क्लेश है। भारतीय प्रशासनिक तंत्र ने जो करतूतें की हैं, इज्जत जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जो नरसंहार किए हैं, हो सकता है कि अखबारों का हृदय भी इससे, अखबारों के लिए काम करने वालों का हृदय भी इससे पिघल गया हो, और उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हो गया हो। इसलिए सारे अखबार उस दिन चुप थे।
कि अगर विरोध में कुछ नहीं छाप सकते तो समर्थन में भी नहीं छापेंगे। भाई ये बात होती है ना कि या तो विरोध करिए या तो समर्थन कीजिए, तो दोनों ही नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि एक तरह से अखबार अपने आप को तटस्थ कर रहे हैं कि भैया न इधर न इधर। तो ये भी नीति अच्छी नहीं है। आप खुल करके समाज के साथ आइए, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्रश्नोत्तरों को आप लिखिए, कहीं भी कोई परेशानी होती है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे बात करने के लिए उपलब्ध हूँ और आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे भी मेरे स्कूल के बच्चे या कोई भी बच्चे जिन्हें इस पर परेशानी हो, मुझसे बात कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी बहुत देर तक मेरे साथ थे। इस पाठ को अब हम यहीं विराम देते हैं और कक्षा को भी यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।